हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग टुडे? आई होप यू आर गुड। तो भाई, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेडी। तो गाइस, इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर किया है। मैंने आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन रखी है जो जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो गाइस चलो समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई एंड जेडी। ओके गाइस, तो फाइन। तो सबसे हम पहले हम जेवीएम समझेंगे। ओके, तो JVM का गाइस, JVM is Java Virtual Machine is an abstract machine. It is a specification that provides runtime environment and with Java bytecode can be executed. तो गाइस, जो JVM है, JVM is the Java Virtual Machine which is abstract machine. इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एक लेयर है जो एब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है। तो गाइस, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। JVM are available for many hardware and software platforms. JVM, JRE, and JDK are platform dependent, thus configuration of each OS differs, but Java is platform independent. Okay, guys, I have already told you this one. JVM and JRE and JDK specification for the OS. That's why these are all the platform dependent. But why Java और वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? वाई सो? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जावा इज फॉलोइंग द बोरा कांसेप्ट, राइट वंस रन एनीवेयर। वाई? बिकॉज जेवीएम एंड जेआरई एंड जेडीके एक अलग एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन करे जाते हैं। तो जैसे ही आप आपका जो बाइट कोड होगा वो उस जेवीएम रीड कर लेगा उसको, किसी की भी जेवीएम हो, चाहे आपकी मैक की जेवीएम हो, चाहे आपकी लिनक्स की जेवीएम हो, चाहे आपकी विंडोज की जेवीएम हो। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपोनेंट, बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके गाइस, तो आगे समझते हैं। द जेवीएम परफॉर्म्स फॉलोइंग मेन टास्क। तो जेवीएम में क्या होता है गाइस? लोड, पहले लोड्स होते हैं मेरे कोड, जो भी मेरा कोड होगा। ओके, बाइट कोड, देन वेरीफाई होता है बाइट कोड, देन एग्जीक्यूट्स होता है कोड, देन प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके गाइस, तो गाइस इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा जो जेवीएम होगा, सबसे पहले मेरे को बाइट कोड आ चुका है तो पहले मेमोरी में लोड होगा। हम आगे चल के लोडर भी पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लोडर। ओके, एंड देन वेरीफाइज कोड होगा, फिर बाइट कोड मेरा वेरीफाई होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर मेरा रन टाइम को मिलेगा, यानी जेआरई जो मेरा होगा ये उसको मिलेगा ये। ओके, तो गाइस समझते हैं फिर आगे क्या है। व्हाट इज जेआरई? जेआरई is an acronym for Java Runtime Environment. It is used to provide runtime environment. It is the implementation of JVM. It is physically exists. It contains set of library plus other files that JVM uses at runtime. तो भाई इसमें क्या है बेसिकली, इसमें मेरा जो JRE है तो वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। JRE इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका। वाई? बिकॉज इसके अंदर मेरी लाइब्रेरीज होंगी और अदर फाइल्स होंगी। then guys आगे समझते हैं। implementation of JVM are also actively released by other companies besides Sun Microsystems. तो guys जैसे आप समझ पा रहे हैं कि अदर वेंडर भी JVM को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे वो खुद की अपनी JVM बनाए, JRE बनाना चाहे तो अदर वेंडर ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि Oracle ही बनाएंगे। ओके, तो गाइस फिर आगे ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला जो मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाने जो जा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये मेरी यहाँ पर JVM है एब्स्ट्रैक्ट मशीन, और यहाँ पर सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं जो आर एक्सेट्रा, ये मेरा रन टाइम की लाइब्रेरीज है बिकॉज जेआरई, एंड दीज आर अदर फाइल्स। ओके, देन गाइस ये आपको समझ आ गया अच्छे से व्हाट इज जेवीएम, व्हाट इज जेआरई। देन गाइस आगे समझते हैं कि अब जेडीके क्या है। गाइस ये यहाँ पर पूरा एक डायग्राम मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो जेडीके का डायग्राम है। तो जेडीके इज एक्रोनिम्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट फिजिकली इट कंटेन्स जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल। गाइस इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस है। तो गाइस यहाँ पे मेरी जेवीएम है, यू कैन आल्सो सी हियर सेट ऑफ लाइब्रेरी art.jar एक्सेट्रा अदर फाइल्स एंड डेवलपमेंट टूल। तो गाइस जितने भी मेरे जेडी के अंदर डेवलपमेंट टूल होते हैं, जैसे मेरा जावा सी, ओके, एंड मेरा जावा डॉट ई ओके, और भी अदर जैसे जे कंसोल। तो गाइस जितने भी मेरे टूल होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? जेडीके के अंदर। वाई सो? बिकॉज जब भी हम अपना डेवलपमेंट करते हैं तो किसके साथ करते हैं? जेडीके के अंदर साथ गाइस। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जेडीके के अंदर और क्या क्या होता है। तो गाइस हम इसको समझेंगे। ओके, जब मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, जब जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो वहां भी मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली
उसके अंदर होता क्या क्या है। तो गाइस आगे देखते हैं। ओके, जेडीके के बाद फिर हम समझते हैं व्हाट इज जिट कंपाइलर। तो गाइस जिट कंपाइलर समझते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था तो जिट कंपाइलर है, व्हाट इज जिट कंपाइलर। तो जिट कंपाइलर गाइस होता है जस्ट इन टाइम। ओके, तो गाइस इसको पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द जस्ट इन टाइम जिट कंपाइलर इज द हार्ट ऑफ JVM. A JIT compiler runs after the program had started and compiles the code, and usually bytecodes or some kind of VM instructions on the fly or just time, etc. is called into a form that usually faster, typically the host CPU's native instruction set. So guys, what does it mean exactly? तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जैसे आपके पास एक बाइट कोड होगा, मैंने आपको प्रीवियसली एक चीज समझाई थी। जैसे यहाँ पर आपके पास बाइट कोड है। इस बाइट कोड को, ये मेरा कौन सा, ये एक तरीके का ये हाई लेवल कोड है। इसको कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में, करेंगे मशीन कोड। तो गाइस ये किस में कन्वर्ट होगा, मेरा मशीन कोड। तो गाइस ये जो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, इसको कौन करेगा, इसको करेगा मेरा जिट कंपाइलर, विच इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। ओके गाइस, तो ये आपको समझ आ गया जिट कंपाइलर क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ही जिट कंपाइलर। ओके, देन गाइस क्लास लोडर समझते हैं। क्लास लोडर क्या है। तो गाइस मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्लास लोडर, तो मैं इनको अलग अलग बताऊंगा। तो गाइस समझते हैं। क्लास लोडर इन जावा इज अ क्लास व्हिच इज यूज्ड टू लोड क्लास फाइल्स इन जावा। तो गाइस जावा कोड इज कंपाइल्ड into class file by Java C compiler, and JVM execute Java program by executing bytecodes written in Java class. तो गाइस तो मेरे क्लास लोडर होते हैं, ये भी एक तरीके की जावा के प्रोग्राम्स होते हैं जो जावा में बनाए जाते हैं गाइस। तो इनका बस स्पेसिफिकेशन होता है कि दीज आर द क्लास लोडर। तो गाइस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्लास लोडर, जस्ट टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड। तो गाइस एक बार समझ लेते हैं। क्लास लोडर इज रिस्पांसिबल फॉर लोडिंग क्लास फाइल्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम, नेटवर्क और एनी अदर सोर्स। तो गाइस क्लास लोडर का काम क्या है कि आपकी जहां भी फाइल्स होंगी, जहां भी बाइट कोड होंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन से बस उठा के और बस लोड करना है उसमें, ताकि आगे प्रोसेस हो। तो गाइस आगे समझते हैं। देयर आर थ्री डिफॉल्ट क्लास लोडर यूज्ड इन जावा। तो पहला क्या है गाइस, बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन एंड सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो गाइस जो बूटस्ट्रैप है ये मेरा पेरेंट है, बाकी ये इसका चाइल्ड है और ये इसका सब चाइल्ड। तो गाइस आगे समझते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर गाइस every class loader has a predefined location from where they loads class file. तो गाइस समझते हैं कि मेरा बूट स्ट्रैप क्लास लोडर क्या है। तो गाइस इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लोडर है। आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपकी जावा की जितनी भी क्लास फाइल्स होती हैं, वो भी जैसे जावा जो कंपाइल करता है अपनी क्लास को, जैसे स्कैनर क्लास होगी और आपकी स्पेसिफिकेशन क्लास होती है, जो स्कैनर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, जितनी भी क्लास है हमारी जावा की बनी हुई क्लास, वो कहाँ पर है, तो वो आरटी डॉट जार के अंदर, राइट। तो वो किस में आती है, बूट स्ट्रैप क्लास में। ओके, तो भाई इसको समझते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग स्टैंडर्ड जेडी के क्लास फाइल फ्रॉम आरटी डॉट जार। तो गाइस मैंने बताया था ना गाइस, जब मैं इसको रन करूंगा, जब मैं इसको जेडी के इंस्टॉल करूंगा, तो वहां पे दिखा दूंगा मैं आरटी डॉट जार। ओके, एंड इट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल क्लास लोडर इन जावा। तो गाइस ये मेरा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो होता है, पेरेंट क्लास लोडर है, ये भी हमारे क्लास लोडर। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर डोंट हैव एनी पेरेंट। इफ you call string.class.get class loader, it will return null and any code based on that may null pointer exception in Java. तो गाइस अगर आपने स्ट्रिंग क्लास पे डॉट क्लास लाया, फिर गेट क्लास लोडर निकाला, तो नल पॉइंटर आएगा। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो मेरा पेरेंट क्लास के अंदर आता है। ये मेरा बेसिकली किसके अंदर आता है, जावा डॉट लैंग। तो गाइस मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा पैकेजेस, डोंट वरी। जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल्स। ओके, तो गाइस आगे चल के समझेंगे, बट आप अभी इसको समझो। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर मेरा पेरेंट क्लास लोडर है। एंड देन बूटस्ट्रैप क्लास लोडर इज आल्सो नोन एज प्री मॉडल क्लास लोडर इन जावा। गाइस इसका क्या मतलब है, प्री मॉडल क्लास लोडर का मतलब होता है जो बहुत पुराना, जो पहले से ही इसको यूज किया जा रहा हो, राइट। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है, दिस इज नॉन एज पेरेंट क्लास लोडर एंड दे हैव ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास लोडर। ओके गाइस, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। गाइस अब नेक्स्ट समझते हैं एक्सटेंशन क्लास लोडर।
व्हाट डज इट मीन बाय एक्सटेंशन क्लास लोडर? तो गाइस एक्सटेंशन का मतलब तो हम ऐसे भी लिखते हैं EXT, वेरियस का मतलब एक्सटेंशन। So it delegates class loading request to its parent bootstrap it, and if unsuccessful loads class from JRE live ext directory or any other directory pointed by java.exe AIR system property.extension class loader in JVM is implemented by this package. Okay, तो गाइस एक्सटेंशन का मतलब क्या है बेसिकली कि सपोज आपका जो पेरेंट क्लास लोडर है वहां पर आपकी क्लास नहीं मिली है, तो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या फाइंड करेगा, उस चीज को फाइंड करेगा एक्सटेंशन क्लास लोडर, और वो कहाँ पर है, जेआरई के अंदर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर EXT। ये फोल्डर भी गाइस मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं JDK इंस्टॉल करूंगा ना अपकमिंग वीडियो में, तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि देखो आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर कहाँ है, देखो आपका एक्सटेंशन कहाँ पर है। No worries, आप सिर्फ इसे keep note all the points somewhere, okay, diarize all the points, then I will let you know upcoming videos. Then guys, next point देखते हैं, which is system or application class loader. What does it mean by that? Let me tell you what does it mean. तो guys इसको समझते हैं। तो guys थर्ड डिफॉल्ट क्लास लोडर तो हम ऐसे समझते हैं कि जो मेरा थर्ड डिफॉल्ट क्लास लोडर है यूज्ड बाय JVM to load classes is called system or application class loader. It is responsible for loading application specific classes from class path environment variable, and then this command because hyphen class path or hyphen cp command line option class path attribute of manifest file inside class jar। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेनली ये है कि सपोज sometimes आपने क्या किया, sometimes you don't want to store your files txt or rt.jar, you just have to put your file somewhere in the system। तो भाई वहां पर आपको क्लास पाथ ऐड करना पड़ेगा विच इज द पाथ वेरिएबल। तो वो मैं आपको समझाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में कि पाथ वेरिएबल को कैसे सेट करते हैं, कैसे आप नहीं चाहते कि मेरी क्लास जो लोडर है मेरी क्लास यहाँ से पिक करे और रन टाइम एनवायरनमेंट को भेजे यहाँ से लोड हो, सारा बाइट कोड मेरा यहीं जनरेट हो। गाइस ये है, ये मेरा एक सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर है। देन गाइस इसको समझते हैं, एप्लीकेशन क्लास लोडर इज द चाइल्ड ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर। ये किसका है, ये किसका चाइल्ड है, एक्सटेंशन का। तो मेरा बूट, जो मेरा बूट है ये इसका है। फिर अगर मैं यहाँ पे करूँगा गाइस तो यहाँ पे मेरा EXT है, फिर यहाँ करूँगा गाइस ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड। देन यहाँ पे मेरा है सिस्टम, सिस्टम एंड ऐप। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। देन ऑल्सो एक्सेप्ट बूटस्ट्रैप क्लास लोडर which is implemented in the native language। You see all Java class loader are implemented using Java.net class loader। तो गाइस जनरली जो एक्सेप्ट बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है वही हमारा इम्प्लीमेंट हुआ नेटिव लैंग्वेज में, मोस्टली C++ में। अदरवाइज बाकी के जो मेरे बाकी के और भी जो लोडर हैं वो मेरे किस में हुए, जनरली वो हुए मेरे जावी में बनाए गए क्लास लोडर द हेल्प ऑफ क्लास लोडर। अच्छा गाइस एक चीज और, अगर सम टाइम आप अपना क्लास लोडर खुद का बनाना चाहते हैं तो खुद ही बना सकते हैं, बट यू हैव टू एक्सटेंड द क्लास लोडर। तो गाइस ये चीज भी हम समझेंगे कि कैसे अपना क्लास लोडर बना सकते हैं। तो गाइस इस चीज को समझते हैं। ओके थोड़ा सा यहाँ पर, तो गाइस आगे देखते हैं। तो क्लास लोडर इन जावा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझते हैं थोड़ा सा। क्लास लोडर इन जावा बूटस्ट्रैप एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन। In short, here is the location from which Bootstrap extension and application class loader load class है। ओके गाइस, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में समझते हैं व्हाट डज इट मीन। तो गाइस यहाँ देखते हैं। ओके एंड गाइस तो यहाँ समझते हैं हाउ क्लास लोडर वर्क्स इन जावा। तो ये वाली यहाँ से समझते हैं। ओके गाइस, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का पहला वाला मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। JRE link and rt.jar, then extension class loader, which is JRE link ext or any other directory denoted by java.exe and the directory. Then third is application class loader, which is class path, environment variable, hyphen class path or CP option, class path attribute or manifest inside jar। तो guys मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पेरेंट मेरा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, देन एक्सटेंशन क्लास लोडर, देन एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो ये इसका पेरेंट, राइट, और ये इसका पेरेंट, यानी कि ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड। ओके गाइस, तो आप समझ चुके हो पेरेंट, ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड और ये इसका चाइल्ड। ओके, तो ये मेरा हो गया बूटस्ट्रैप और ये हो गया मेरा EXT।
और ये हो गया मेरा। तो गाइस देन अब आगे समझते हैं हाउ क्लास लोडर वर्क्स इन जावा। ओके, तो गाइस इसको समझते हैं कि क्लास लोडर कैसे काम करते हैं। ओके गाइस, तो इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए, आपको आपको तो गाइस वी कैन अंडरस्टैंड दिस। गाइस ये क्या है, हाउ क्लास लोडर वर्क इन जावा, वर्क्स इन जावा। तो इसको समझते हैं क्लास लोडर कैसे काम करते हैं। जावा क्लास लोडर आर यूज्ड टू लोड क्लासेस एट रन टाइम। तो गाइस ये जो क्लास लोडर होते हैं कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे रन टाइम पर ही काम करते हैं। ओके, तो गाइस अब ये समझते हैं। तो यार यहाँ पे देखो ना, क्लास लोडर इन जावा वर्क्स ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा प्रिंसिपली बता दिया, डेलीगेशन, विजिबिलिटी एंड यूनिकनेस। तो भाई ये हम आगे चल के समझेंगे इनके प्रिंसिपल्स भी, जब मैं अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगा वहां पर मैं प्रिंसिपल समझाऊंगा, तो वहां पर पढ़ लेंगे, अभी आप नोट कर लेना। Delegates principal forward request of class loading to parent class loader and only loads the class if parent is not able to find or load class. Then visibility principle. Visibility principle allows child class loader to see all the classes loaded by parent class loader, but parent class loader cannot see classes loaded by child. Okay. Then guys, third, uniqueness principle. Uniqueness principle allow to load a class exactly once, which is basically achieved by delegation and ensure that child class loader doesn't reload the class already loaded by parent. And current understanding of class loader must to resolve issue like no class they found error in Java and Java.lang class not found exception are related to class loader. तो गाइस मैंने आपको बताया क्लास लोडर का कैसे काम होता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको डीप में बता दिया है। डेलीगेटर कैसे, जैसे पहला है डेलीगेशन, डेलीगेशन फिर विजिबिलिटी देन यूनिकनेस। तो पहला जो मेरा प्रिंसिपल है वो मेरा डेलीगेशन का काम करके विच इज द बूटस्ट्रैप। देन दूसरा विजिबिलिटी विच इज एक्सटेंशन क्लास लोडर, देन यूनिकनेस। तो गाइस ऐसे काम होगा, अगर डेलीगेशन ऑलरेडी आपका लोड कर चुका है तो विजिबिलिटी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो गाइस इंटर रिलेटेड होता है। ओके, देन अगर आपका चाइल्ड पेरेंट क्लास में आपकी क्लास लोड नहीं हुई है देन वर्क ऑन विजिबिलिटी, देन विजिबिलिटी में नहीं है देन यूनिकनेस। तो आगे समझते हैं। क्लास लोडर इज ऑल्सो an important topic in advanced Java interviews. Where good knowledge of working Java class loader, how class path work in Java is expected from Java programs. Yes, guys. तो guys यहाँ पर क्या है, क्लास लोडर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो क्लास लोडर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सीरियस लेना, इन्हें समझना कि क्लास लोडर कैसे काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बहुत डीप में आपको ये चीज समझा रहा हूँ। तो गाइस अब आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैंने उसका आपको एग्जांपल भी दे दिया है कि ये कैसे काम करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको देखो समझाता हूँ। जैसे आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है। ओके, मैंने अभी आपको समझाया था ना बूटस्ट्रैप क्लास लोडर में क्या होता है, सबसे पहले फाइंड द क्लास। बूटस्ट्रैप क्या करता है, उस क्लास को फाइंड करता है। क्लास इज लोडेड बाय बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ओके, देन लोड क्लास, यहाँ पे क्या होगा, लोड क्लास होगी। ओके, then extension class loader, यहाँ भी same find class, class is loaded by extension class loader, then same application class loader, then load class, then request to load a class। तो guys ये सेम प्रोसेस है, पहले बूटस्ट्रैप होगा, वही फाइंड क्लास होती है, बूटस्ट्रैप में नहीं मिली तो फिर एक्सटेंशन क्लास लोडर में होगा, एक्सटेंशन में नहीं होगा तो एप्लीकेशन क्लास लोडर, अगर तीनों में नहीं मिला तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर मेरी एक्सेप्शन है, जो कि क्लास नॉट फाउंड एरर और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो गाइस आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए गाइस आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं बाइट कोड वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था ना बाइट कोड क्या होता है, बेसिकली बाइट कोड का वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो गाइस ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो गाइस समझते हैं। तो गाइस बाइट कोड वेरिफिकेशन देखते हैं। बाइट कोड वेरिफिकेशन, when a class loader presents the bytecode of a newly loaded Java platform class to the virtual machine. These bytecodes are first inspected by verifier. The verifier check the instruction cannot be perform action. They are obviously damaging all classes except for system classes or are verified. Even however, the active verification with the undocumented and नो वेरीफाई ऑप्शन। तो गाइस तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाइट कोड का जो वेरिफिकेशन है
वो कैसे होगा हमारा, जब भी क्लास हमारी लोड होगी गाइस, तो उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, बाइट कोड वेरिफिकेशन। बाइट कोड वेरीफाई क्या करेगा कि आपने उस बाइट कोड को ओपन करके उसमें कुछ चेंज नहीं कर दिया है। तो गाइस वही ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ अगर चेंज हुआ है तो वो डैमेज हो जाएगा, आपको एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके, या इस बाइट कोड में कुछ वेरीफाई हुआ, चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल जावा नो वेरीफाई सिंपल क्लास, तो सिंपल क्लास इज क्लास फॉर वेरिफिकेशन। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये गाइस मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। अगर आप बाइट कोड आप देखना चाहते हो, आपने कुछ चेंज किया है तो आप ऐसे इस कमांड से देख सकते हो, जावा आइफन नो वेरीफाई सैंपल क्लास, तो ये क्या करेगा, आपको वेरीफाई करके देगा। और गाइस इसमें कोई रजिस्टर, पीसी रजिस्टर्स भी होते हैं जो जेवीएम में काम करते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। तो पीसी का मतलब होता है गाइस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो गाइस पीसी में क्या होता है, बेसिकली जो जावा वर्चुअल मशीन में जो हमारा एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं इंस्ट्रक्शंस, वो सब उसके अंदर होता है पीसी रजिस्टर के अंदर। गाइस हम अभी समझने वाले हैं जेवीएम के अंदर भी बहुत कुछ है, जेवीएम के अंदर अभी हम मेमोरी एरिया भी पढ़ेंगे, हाउ मेनी मेमोरी एरिया इन जेवीएम, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, जेवीएम के अंदर। और जेवीएम के अंदर क्या है, मेमोरी एरिया, तो एक पूरा मैनेजमेंट है ये मेमोरी एरिया का, वो भी हम गाइस पढ़ेंगे आगे से, इसलिए मैंने इसमें रख दिया है गाइस। देन नेटिव मेथड स्टैक, नेटिव मेथड स्टैक क्या है मेरा, इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड यूज्ड इन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में मेरा जो भी नेटिव मेथड यूज होने वाले हैं वो हम इसमें रखते हैं। तो गाइस अब चलते हैं एग्जीक्यूशन इंजन। तो गाइस एग्जीक्यूशन इंजन में क्या बेसिकली इसको समझते हैं, फिर मेरा एग्जीक्यूशन इंजन चलेगा। इट कंटेन्स टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्चुअल प्रोसेसर एंड इंटरप्रेटर। गाइस मेरा जो एग्जीक्यूशन इंजन है जेवीएम के जो अंदर होता है, वहीं मेरा इंटरप्रेटर है जो कि जिट है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ओके गाइस, तो गाइस इसको समझते हैं। read bytecode stream, then executing the instructions, and third is just in time. Okay, तो गाइस जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, रीड बाइट कोड स्ट्रीम। तो इसने रीड कर लिया गाइस, रीड करने के बाद जो मेरा जस्ट इन टाइम है कंपाइलर, इट इज यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये मेरे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के काम आता है, बट होता है इंटरप्रेटर के साथ ही। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये इंटरप्रेटर में ही होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन जस्ट इन टाइम कंपाइल्स part of the bytecode, ये bytecode का part है, that have similar functionality and at the same time and hence reduce the amount of time needed for compilation. Hence, the term compiler refers to translator from the instruction set of a Java virtual machine, which is the JVM, to the instruction set a specific CPU. तो गाइस इसमें बेसिकली है क्या कि आपका जो सेटअप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो कौन करेगा, जस्ट इन टाइम। और गाइस जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है मेरा, जस्ट ऑन जस्ट परफॉर्मेंस बनाने के लिए ही एक इंटरप्रेटर के अंदर डाला गया, इंटरप्रेटर के अंदर कंबाइन किया गया, ताकि मेरा कोड इजी टू फास्ट हो। ओके, इजीली एग्जीक्यूट हो जाए, इजीली उस चीज को मशीन कोड को किस में कन्वर्ट कर दे, तो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर दे, मशीन कोड। तो इसलिए गाइस ये मेरा इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम एक साथ काम करता है। ओके गाइस, तो गाइस अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। तो गाइस अब मेमोरी एरिया समझते हैं कि हीप मेमोरी एरिया क्या है, नॉन हीप मेमोरी एरिया। गाइस इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा मेमोरी एरिया पढ़ लेते हैं। तो गाइस ये मेरे मेमोरी एरिया इन जेवीएम, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 5 मेमोरी एरिया ही बताते हैं, आप कहीं भी वेबसाइट पे भी देख लेना 5 ही मिलेंगे, बट मैंने गाइस आपके लिए 7 ढूंढ के निकाले। ओके, तो ये भी एक्स्ट्रा वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा नहीं होते। तो स्टैक मेमोरी एरिया, हीप मेमोरी, नॉन हीप, मेथड एरिया, मेमोरी पूल, रन टाइम कांस्टेंट पूल, मेमोरी जनरेशन। गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इसमें जो चीज़ आपको बताई जा रही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप मिस मत करिए, मेक इट नोट। और आप वेबसाइट पे इंटरनेट पे कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको 5 ही चैनल दिखाई देंगे जो मेन है, बट मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। तो गाइस सबसे पहले स्टैक मेमोरी एरिया का मतलब समझेंगे, तो व्हाट इज स्टैक मेमोरी। तो गाइस जावा स्टैक मेमोरी फ्रेम्स, स्टैक फ्रेम्स होल्ड local variable and pass a result and plays a part in method invocation at the time। तो जब भी हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो मेरा जो पासिंग जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, स्टैक मेमोरी। तो मेरा इसलिए स्टैक मेमोरी। देन हीप हीप मेमोरी क्या है फिर, तो हीप मेमोरी को समझते हैं गाइस। तो गाइस जो हीप मेमोरी है ये क्या है बेसिकली, इट इज द रन टाइम डेटा आर इन विच ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड। ओके, द जेवीएम हैज अ हीप that is the runtime object area from which memory for all classes instance and array are allocated. It creates at the JVM startup. Okay, the heap
size may be configured with the following viewing option। तो गाइस ये आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा कि साइज कैसे बढ़ा सकते हैं इसका। बाय डिफॉल्ट द मैक्सिमम हीप साइज 64 MB का होता है, तो अगर आपको साइज बढ़ाना तो बढ़ जाता है। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि इस हीप में क्या होता है। तो हीप में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऐप, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं मेन, वो किसमें होते हैं, हीप एरिया। तो गाइस ये हमने दो चीज समझ ली। अब नॉन हीप मेमोरी समझते हैं कि नॉन हीप क्या है। तो भाई इस नॉन हीप थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो नॉन हीप में क्या है, एट रन टाइम ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। ओके, अभी हमने पढ़ा कि रन टाइम ऑब्जेक्ट जितने भी क्रिएट होंगे हमारे वो हीप एरिया में। फाइन। द नॉन हीप मेमोरी विच इज यूज्ड बाय जावा टू स्टोर लोडेड क्लासेस एंड अदर मेटा। तो नॉन हीप जो एरिया है वो कौन यूज करता है, जेवीएम, स्टोर क्लासेस के लिए और मेटा डेटा के लिए। ओके, नॉन हीप मेमोरी आर ऑल द मेमोरी जेवीएम एलोकेटेड फॉर पर्पस अदर देन द हीप। ओके, नॉन हीप मेमोरी इंक्लूड क्या क्या, देखो नॉन हीप मेमोरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। स्टोर्स पर क्लास स्ट्रक्चर, इसमें जितना भी स्ट्रक्चर होता है हमारा क्लास का वो सब होता है। कोड फॉर मेथड एंड कंस्ट्रक्टर्स, हमारे जो मेथड्स और कंस्ट्रक्टर होते हैं वो सब किसमें होते हैं, नॉन हीप में। रन टाइम कांस्टेंट पूल, फील्ड, मेथड, डेटा कॉल, स्टैक, जितनी भी स्टैक होने वाला कॉल, स्टैक का कॉल होने वाला होता है वो किसमें होता है, नॉन हीप में। Then memory allocated by native code, that is for off heap caching, memory used by JIT compiler, compile native code। ऐसे ये सब चीजें किसमें होती है, हमारी नॉन हीप में। इन हॉटस्पॉट 8 with meta space replacement for परमानेंट जनरेशन। तो भाई हॉटस्पॉट भी समझेंगे जब हम जेआरई का पार्ट करेंगे, तो हॉटस्पॉट कैसे काम होता है, क्या फास्ट स्पीड के लिए होता है। अगर आपने एक बार अपना कंपाइल कर दिया कोड तो वो दोबारा कंपाइल नहीं करता है, तो वो एक कैसे में रख लेता है, उसी को सेम से रिटर्न कर देता है। तो भाई ये सब हॉटस्पॉट की बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, भाई ये भी समझेंगे। तो हमने नॉन हीप समझ लिया। अब भाई नेक्स्ट जो समझते हैं वो हम समझते हैं मेथड एरिया। तो भाई मेथड एरिया क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जो मेथड एरियाज है हमारे, इसमें गाइस क्या होता है बेसिकली, मेथड एरिया इज आल्सो नोन एज permanent generation space, which permgen all class data are loaded into this memory space. This include the field, method data, and code, the method and constructor। तो भाई जो मेथड एरिया है वहां पर मेरे क्या होते हैं, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर और फील्ड एंड मेथड डेटा। तो मेरे जो भी मेथड्स होते हैं, मेथड का डेटा होता है, फील्ड्स होते हैं, वो किस में जाते हैं, मेथड एरिया। ओके गाइस, देन Java Virtual Machine must store the following kinds of information in the method area. The fully qualified name of the types, direct superclass, unless the type of interface and object neither of which have a superclass। तो guys वही कि जो Java Virtual Machine है मेरा, उसका डायरेक्ट सुपर क्लास से रिलेशन होता है, क्योंकि मेरी सारी सुपर क्लास, अगर मैं पूछूं इन जावा व्हाट इज द सुपर क्लास, तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सबकी सुपर क्लास है जावा में। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे गाइस, हर चीज पढ़ेंगे, नो वरीज। Then whether or not the type is class or interface, the type modifier, subset, public abstract, final, and order list of the fully qualified name or any direct super interface। तो गाइस ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा, अभी मैंने जस्ट बताया कि ऑब्जेक्ट होता है सारी, जो भी हमारा सुपर क्लास होती है वो किसी भी जावा क्लास की। ओके, देन गाइस ये जो सब चीज़ है, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ये सब मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा इंटरफेस है, तो मैं भी स्किप कर रहा हूँ। ओके, देन गाइस मेमोरी पूल हो गया होता है हमारा। मेमोरी पूल्स आर क्रिएटेड बाय जेवीएम मेमोरी मैनेजर ड्यूरिंग द रन टाइम। मेमोरी पूल मे बिलोंग आइदर हीप और नॉन हीप मेमोरी। तो गाइस ये मेरा हीप और नॉन हीप का पार्ट होता है। गाइस इसको हम समझेंगे जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग में एक कांस्टेंट पूल होता है, इससे रिलेटेड होता है। जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसलिए हमारे पास टू वेज होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के। तो गाइस हम वहां पे समझेंगे, तो नो वरी। तो गाइस आगे समझते हैं, द कांस्टेंट पूल को देखते हैं कि मेरा कांस्टेंट पूल क्या है। तो गाइस इसको समझते हैं, ये जो कांस्टेंट पूल है ये भी मेरा जेवीएम का पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है। For each type it loads a Java virtual machine must store a constant pool। Okay, a constant pool is order set of constant used by type include vectors, string, integer, floating point constant are symbolic reference to type fields and methods. Entries in the constant pool are referred by index, much like elements of an array because of old symbolic reference to all type fields and method used by n type। तो द कांस्टेंट पूल प्लेज सेंटर रोल इन द डायनामिक लिंकिंग ऑफ जावा। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई चीज, जैसे स्ट्रिंग में हम कांस्टेंट पूल का यूज क्या करते हैं कि आपने सेम स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है, तो उसमें क्या होता है, जो हीप एरिया में जो स्ट्रिंग होती है, हीप एरिया का रिलेशन किससे होता है, कांस्टेंट पूल से। तो अगर आपने एक बार स्ट्रिंग डिफाइन करी है, अगर आपने दोबारा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो होगा क्या कि वो सेम स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि
जावा का रूल है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड, स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे हम समझेंगे, दीज आर कॉन्सेप्ट्स, हम इन्हें समझेंगे। बट आप अभी ये समझिए, मेथड एरिया समझिए, कांस्टेंट टूल समझिए, कांस्टेंट टूल क्या होता है ये समझिए। देन आगे रन टाइम कांस्टेंट टूल, ये क्या है? रन टाइम कांस्टेंट टूल इज अ पर क्लास पर इंटरफेस, ये हमारा बेसिकली पर क्लास पर इंटरफेस के लिए होता है। रन टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांस्टेंट टूल टेबल इन क्लास फाइल, ईच रन टाइम कांस्टेंट टूल इज एलोकेटेड फ्रॉम द जावा वर्चुअल मशीन मेथड एरिया। तो गाइस ये मेथड एरिया के लिए बनाया गया है, रन टाइम कांस्टेंट टूल हर क्लास के हर इंटरफेस के लिए बनाया जाता है। ओके, देन गाइस आगे समझते हैं मेमोरी जनरेशन। ये थोड़ा सा अच्छा है पार्ट है, इसको देखते हैं। मेमोरी जनरेशन का मीन्स क्या है? द हॉटस्पॉट virtual machine garbage collector uses generalizable garbage collection. It is separates the JVM's memory into they are called young generation and old generation. तो गाइस मेमोरी जनरेशन से बताइए कि ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन में डिफरेंस पूछा है, और थोड़ा सा हॉटस्पॉट के बारे में बताइए क्यों ये फास्ट है हॉटस्पॉट, हम कैसे यूज करते हैं। मैंने गाइस जनरेशन young generation थोड़ा सा बताया। young generation memory consists of two parts, hidden space और survivor space, and short lived object will be available in hidden space। तो guys ये जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको जनरेशन के बारे में बता दिया, मेमोरी जनरेशन क्या है। तो यंग जनरेशन में मैंने आपको बता दिया, एवरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम हिडन स्पेस व्हेन जीसी happens, if an object is still alive and it will be moved to survivor space, another deviation object will be। तो गाइस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, या मैं आपको गार्बेज कलेक्शन का थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जावा में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन मैनेज होता है। तो होता क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द ईडन स्पेस से स्टार्ट होता है, और जीसी हैपन्स होता है, यानी कि गार्बेज कलेक्टर। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव देन विल बी मूव टू सर्वाइवर स्पेस। अगर मेरा ऑब्जेक्ट अभी भी सर्वाइव है, अगर वो अभी डी रेफरेंस नहीं हुआ है, ओके, तो गाइस अदर डी रेफरेंस ऑब्जेक्ट विल बी रिमूव, तो बाकी जो मेरे ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? डी रेफरेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी रेफरेंस। तो ये मैं आपको गार्बेज कलेक्टर का भी थोड़ा सा बता दिया। ओके, देन गाइस थोड़ा सा आगे समझते हैं। गाइस ओल्ड जनरेशन अभी मैंने आपको यंग जनरेशन के बारे में बताया, थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन भी देख लेते हैं। ओल्ड जनरेशन, टेन्योर्ड, परमानेंट जनरेशन। तो ओल्ड जनरेशन memory has two parts, tenured generation and permanent generation. So permanent generation is a popular term we use to error like permanent is not sufficient. So GC move live object from survivor space to tenured generation. That permanent generation contains metadata of the Java virtual machines and class and method object. तो guys ओल्ड जनरेशन में पहले क्या था, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, राइट। टेन्योर्ड एंड परमानेंट जनरेशन में क्या है कि ये जो अब जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली परमानेंट जनरेशन यूज करते हैं, यानी कि यंग जनरेशन यूज करते हैं इसके अंदर, राइट। तो जैसे परमानेंट जनरेशन स्पेस नॉट सफिशिएंट, परमानेंट जनरेशन का स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो जीसी किस में मूव हो जाएगा? सर्वाइवर स्पेस में। ओके, टेन्योर्ड जनरेशन, टेन्योर्ड जनरेशन का मतलब क्या है? मेरी यंग जनरेशन। द परमानेंट जनरेशन कंटेन्स मेटाडेटा ऑफ द वर्चुअल मशीन क्लास एंड मेथड ऑफ। तो फाइन गाइस, तो ये आप समझ चुके हो। देन गाइस थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हाउ मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल इन जावा। तो मेमोरी मैनेजमेंट है कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है जावा में, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। When we use a literal value or create a variable or constant and assign it a value, the value is stored in the memory of the computer. तो गाइस ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पे देखो जैसे स्टैक का बता दिया है थोड़ा सा, देखिए स्टैक का डिक्लेरेशन दे दिया है। ओके, देन आपको ऑब्जेक्ट का दे दिया है, ऑब्जेक्ट को। तो ये मेरा स्टैक एरिया है, ये मेरा हीप एरिया है। तो गाइस सपोज आपके पास एक स्टैक है, जैसे आपने लिखा 8 इक्वल टू 10, तो ये जो आपका वेरिएबल है ये किस में जाएगा? ये मेरा क्या है? लोकल वेरिएबल। ओके, और सेम आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये जो 10 है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जाएगी इसमें। ओके, और अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी? हीप एरिया। गाइस तो ये था जावा मेमोरी मैनेजमेंट का, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया स्टैक एरिया मेमोरी। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स गाइस फॉर विद जेके भैया। तो गाइस यही चीजें थी। So I hope you able to understand. You can give the answer. What is JDK? What is JVM? What is JRE? So guys, you can able to answer to anybody if anyone can ask you. Guys ये था, और आने वाली वीडियोस हम सेटअप करेंगे, पहला प्रोग्राम बंद करके देखेंगे, और गाइस बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, डीप में पढ़ेंगे।
आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड टू लाइक कोडिंग, तो कोडिंग करके देखेंगे। और गाइस स्टे विद मी, पढ़ते रहेंगे गाइस सो मच। और गाइस कोई भी इशू हो, डू कमेंट, लेट मी नो, आई विल श्योरली डेफिनेटली आई विल टेल यू। एंड गाइस आपको आने अपकमिंग सीरीज में हम और भी बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, जैसे माई सिक्वल, और फिर उसके बाद डीएसए का कोर्स, हाइवरनेट, ये सब चीजें लेके आ रहे हैं। और गाइस अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो मैं कमेंट में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप तो देख लेना, सारी चीजें हैं, अच्छे से पढ़ लेना। और गाइस इफ यू आर हैविंग एनी इशू, तो गाइस आप मेरे को बताना, मैं आपको श्योरली बताऊँ। और गाइस कोडिंग में आप घबराइए मत, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए कोडिंग के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी, जब मैं कोड कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस ऑल आर इक्वल। तो नो वरीज, आप कोड स्टार्ट कर दीजिए। आप फंसेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम आएंगी तो आप लिख लोगे, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, आई एम ऑलवेज बी विद यू। ओके, so until and unless, keep learning and stay with me. Thank you so much. And code JK, code with JK everyone. So thank you guys. Have a nice day.